SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि डीडी और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में हम शिक्षा, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे देंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हम वहां पे इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पसंद है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, इतिहास राष्ट्र की स्मृति है, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? ऑप्शन दिया है रैप्सन, डॉक्टर राधाकृष्णन, मैटलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो परिभाषा है वो राधाकृष्णन का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित अध्ययन है, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? ऑप्शन दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, रैप्सन, मैटलैंड। तो दोस्तों, ये जो परिभाषा है वो है रैप्सन की। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रैप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सहसंबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और ऑप्शन दिया है हर्बर्ट ने, स्पेंसर ने, स्मिथ ने और कामथ ने। तो दोस्तों, शिक्षा में जो सहसंबंध शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट ने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सहसंबंध होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध से किस विशेष लक्ष्य की संभावनाएं बढ़ती हैं? ऑप्शन दिया है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सहसंबंध है, सहसंबंध से अधिगम स्थानांतरण की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से हमें निम्न में से कौन सा मूल्य प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया है नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, नागरिक मूल्य, ये सभी। तो दोस्तों, इतिहास से हमें नैतिक मूल्य भी प्राप्त होता है, राष्ट्रीय मूल्य भी प्राप्त होता है, नागरिक मूल्य भी प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों के प्रकार है। ऑप्शन दिया है शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो उद्देश्यों का प्रकार होता है उसका शैक्षिक उद्देश्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ऑप्शन दिया है बी.एस. ब्लूम, क्रथवाल, मसीहा, ये सभी। तो दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वो किया है बी.एस. ब्लूम ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.एस. ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण किया है, और ऑप्शन दिया है क्रथवाल तथा मसीहा, बी.एस. ब्लूम, सिम्पसन, ये सभी। तो दोस्तों, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का जो विश्लेषण किया है वो किए हैं क्रथवाल तथा मसीहा ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रथवाल तथा मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, उद्देश्यों के 3 पक्ष होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है? ऑप्शन दिया है ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये सभी। तो दोस्तों, जो ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है वो ज्ञान भी है, बोध भी है, प्रयोग भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन दिया है फ्रोबेल, मुनरो, गोल्डस्मिथ, हार्न। तो दोस्तों, ये जो कथन है ये फ्रोबेल द्वारा कहा गया है। फ्रोबेल ने कहा था कि
पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? ऑप्शन दिया है क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, निहित अनुभवों का सिद्धांत। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम सिद्धांत का निर्माण है उसका जो सिद्धांत है वो क्रिया का भी सिद्धांत है, उपयोगिता का भी सिद्धांत है, व्यापकता का भी सिद्धांत है, लेकिन निहित अनुभव का सिद्धांत नहीं है। तो चूँकि यहाँ पूछा है नहीं है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निहित अनुभव का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का स्तर है? ऑप्शन दिया है स्थानीय इतिहास, प्रांतीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास, ये सभी। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इतिहास का जो स्तर है वो स्थानीय इतिहास भी है, प्रांतीय इतिहास भी है, राष्ट्रीय इतिहास भी है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास ज्ञान कराता है। ऑप्शन दिया है विभिन्न जातियों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न संस्कृतियों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इतिहास को हम पढ़ करके विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता हो गया या फिर अन्य हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न संस्कृतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह परिभाषा है। ऑप्शन दिया है जेम्स एम ली का, योकम तथा सिम्पसन का, किलपैट्रिक का, हार्न महोदय का। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है वो है जेम्स एम ली का। जेम्स एम ली ने कहा था कि वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? ऑप्शन दिया है प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय शक्ति का, आत्मविश्वास का, इन सभी का। तो दोस्तों सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में प्रेरणा शक्ति का भी विकास होता है, आत्मनिर्णय करने का भी विकास होता है, आत्मविश्वास का भी विकास होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कक्ष में निम्न में से किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन दिया है चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, ये सभी। तो दोस्तों इतिहास की कक्षा में चार्ट का भी होना आवश्यक होता है, मानचित्र का भी होना आवश्यक होता है और ग्लोब का भी होना आवश्यक होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की प्रयोगशाला में निम्न में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पुस्तकें, श्रव्य दृश्य उपकरण, विभिन्न प्रकार के बोर्ड, इन सभी का। तो दोस्तों इतिहास की प्रयोगशाला में पुस्तकों का भी होना चाहिए, श्रव्य दृश्य उपकरण भी होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के बोर्ड भी होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूगोल से है। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण से है, ज्योग्राफी से। तो शुरू करते हैं। वह कौन सा विषय है जो मनुष्य को जीवन की अत्यंत आवश्यकताओं का सही चित्र एवं स्पष्टीकरण दे सकता है? ऑप्शन दिया है विज्ञान, गृह विज्ञान, भूगोल, गणित। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भूगोल। दोस्तों भूगोल जो है मनुष्य के जीवन की अनंत आवश्यकताओं का सही चित्र और स्पष्टीकरण दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल विद्यालय के किस स्तर पर प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, इन सभी पर। तो दोस्तों प्रादेशिक भूगोल को प्राथमिक स्तर पर भी लागू करने की आवश्यकता है, माध्यमिक स्तर पर भी आवश्यकता है और उच्च शिक्षा में भी आवश्यकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णनात्मक भूगोल किस स्तर पर छात्र पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं? ऑप्शन दिया है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो
प्राथमिक स्तर पर वर्णनात्मक भूगोल का अध्ययन में अधिक रुचि लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रदेश के भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन दिया है अंतकालीन, वर्णनात्मक, प्रादेशिक, यात्रा विवरणात्मक। तो दोस्तों जो गृह प्रदेश के भूगोल का अध्ययन मतलब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वो अंतकालीन स्तर पर माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अंतकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन से पर्यावरण का विकास हो पाता है क्योंकि यह एक, और ऑप्शन दिया है प्राकृतिक, सामाजिक, प्रादेशिक, वितरण का विज्ञान है। तो दोस्तों भूगोल के अध्ययन से पर्यावरण का विकास हो पाता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक विज्ञान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन से किस भावना का विकास हो पाता है? ऑप्शन दिया है विश्व बंधुत्व का, प्रादेशिकता का, जातिवाद का, क्षेत्रीयता का। तो दोस्तों जो भूगोल के अध्ययन होता है, भूगोल के अध्ययन से हमें जातिवाद का विकास तो नहीं होता है, प्रादेशिकता का भी नहीं, क्षेत्रीयता का भी नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व का। दोस्तों भूगोल को पढ़ करके हम विश्व के बारे में जानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक क्रियाएं की जाती हैं। ऑप्शन है भौतिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी। तो दोस्तों भूगोल शिक्षण में जो सर्वाधिक क्रियाएं की जाती हैं वो सामाजिक की जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, और ऑप्शन दिया है रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, बीएस ब्लूम ने, बीओ स्मिथ ने। तो दोस्तों जो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है वो बीएस ब्लूम ने किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बीएस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के मुख्य सोपान है। ऑप्शन है नियोजन, व्यवस्था, नियंत्रण, ये सभी। तो दोस्तों जो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के मुख्य सोपान है वो नियोजन भी है, व्यवस्था भी है, नियंत्रण भी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन दिया है ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का, इन सभी का। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्रियात्मक पक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है भावनात्मक उद्देश्यों में, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में, ए और बी दोनों, यानी कि भावात्मक और ज्ञानात्मक दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रॉबर्ट मेगर विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानात्मक उद्देश्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप विकसित किया। ऑप्शन है जॉन डीवी ने, बीओ स्मिथ ने, बीएस ब्लूम ने, रॉबर्ट मेगर ने। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों का जो मुख्य रूप से विकसित किया है उनका श्रेय जाता है बीएस ब्लूम को। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बीएस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। ऑप्शन है रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, बीएस ब्लूम ने, सिम्पसन ने। दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की जो विधि दिए हैं वो रॉबर्ट मिलर ने दिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि दिया है, और ऑप्शन दिया है रॉबर्ट गैगने, रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, ड्रकर ने। तो दोस्तों जो क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि दिया है वो रॉबर्ट मिलर ने दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य को विकसित करने का कार्य सन 1992 में डैश 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 ने किया। तो दोस्तों बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का जो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का जो कार्य किए हैं वो किए हैं हैरो ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हैरो। यहाँ पे सिम्पसन भी ऑप्शन दिया है, डीवी भी ऑप्शन दिया है, वुंट भी ऑप्शन दिया है, लेकिन जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा हैरो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष के
अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है? ऑप्शन दिया है आधारभूत अंग संचालन, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, सलयुक्त अंग संचालन, सांकेतिक संप्रेषण। तो दोस्तों क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में जो उच्चतम वर्ग होता है वो है सांकेतिक संप्रेषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सांकेतिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने में तृतीय सोपान है? ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण, त्रिभुजी तालिका निर्माण। तो दोस्तों शिक्षण उद्देश्यों के जो व्यवहारिक रूप में लिखने का तृतीय सोपान है वो है संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने का उपागम नहीं है? ऑप्शन दिया है रॉबर्ट मेगर उपागम, रॉबर्ट मिलर उपागम, ICEM उपागम, JS मिल उपागम। तो दोस्तों शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का जो उपागम नहीं है वो JS मिल उपागम है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, JS मिल उपागम। JS मिल उपागम शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखने का उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन विधि में मेगर ने डैश डैश के वर्गीकरण को आधार माना है? ऑप्शन है ब्लूम, रॉबर्ट मिलर, RCEM, सिम्पसन। तो दोस्तों लेखन विधि में मेगर ने ब्लूम के वर्गीकरण को आधार माना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लूम का वर्गीकरण को आधार मान करके ही मेगर ने लेखन विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम की एक ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद करना डैश डैश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया है ज्ञान के अंतर्गत, बोध के अंतर्गत, प्रयोग के अंतर्गत, विश्लेषण के अंतर्गत। तो दोस्तों ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के संबंधी कार्यपरक क्रियाओं की सूची का अनुवाद करना ये बोध के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? ऑप्शन दिया है फ्लैंडर ने, एलन गेज ने, एलन ने, स्किनर ने। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास किए हैं वो एलन ने किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षक को प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन है प्रशिक्षण प्रविधि, पृष्ठपोषण प्रविधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षक को जो प्रयुक्त करते हैं वो प्रशिक्षण प्रविधि में भी करते हैं और पृष्ठपोषण प्रविधि में भी करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण, अंतरण, ये सभी। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण की जो मुख्य अवस्था है वो ज्ञान प्राप्ति भी है, कौशल अधिग्रहण भी है, अंतरण भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दिया है पाठ्य वस्तु स्वामित्व में, शिक्षण कौशल में, कक्षा समस्या समाधान में, शिक्षक व्यवहार में। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का जो हम उपयोग करते हैं वो शिक्षण कौशल में करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है? ऑप्शन है स्वक्रम, गति उत्पन्न करना, नियंत्रण करना, ये सभी। तो दोस्तों जो पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है वो स्वप्रक्रम भी होता है, गति उत्पन्न करना भी होता है, नियंत्रण करना भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठपोषण का मूल स्रोत है? ऑप्शन दिया है मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रशिक्षण। तो दोस्तों पृष्ठपोषण का जो मूल स्रोत है वो इंजीनियरिंग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठपोषण की अवधारणा है? ऑप्शन दिया है व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य मशीन के समान, कौशल में स्वामित्व, ये सभी। तो दोस्तों पृष्ठपोषण की जो अवधारणा है वो व्यवहार परिवर्तन में भी है, मनुष्य मशीन के समान भी है, कौशल के स्वामित्व में भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है? ऑप्शन है लघु कक्षा,
शिक्षण कालांश लघु, पाठ्य वस्तु लघु, ये सभी। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का जो अर्थ होता है वो लघु कक्षा भी होता है, लघु मतलब सूक्ष्म कक्षा, शिक्षण कालांश वस्तु भी होता है, शिक्षण कालांश लघु भी होता है, यानी कि जो पढ़ाने का समय है वो भी कम, और पाठ्य वस्तु लघु यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं मटेरियल वो भी बहुत छोटा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है कक्षा शिक्षण कराना, शिक्षण कौशलों की प्राप्ति करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, पाठ्य वस्तु का पूर्ण शिक्षा देना। तो दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है वो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलों का विकास करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, प्रशिक्षण संस्थाओं में, महाविद्यालय कक्षाओं में। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो हम करते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर पे करते हैं, यानी कि प्रशिक्षण संस्थाओं पे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशिक्षण संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है मैकाल, एस स्टीवेंस, थॉर्नडाइक, हेल्मस्टेयर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक, यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्वमय कुछ परिणाम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं को अंकित वर्ण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, एस स्टीवेंस, मैकाल, हेल्मस्टेयर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हेल्मस्टेयर। दोस्तों हेल्मस्टेयर ने कहा था कि मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्ण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है। यह परिभाषा किसका है? तो ऑप्शन है एस स्टीवेंस, मैकाल, थॉर्नडाइक और हेल्मस्टेयर। तो दोस्तों इसके जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मैकाल। दोस्तों मैकाल ने कहा था कि यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन दिया है हेल्मस्टेयर, मैकाल, एस स्टीवेंस, थॉर्नडाइक। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है वो एस स्टीवेंस की है। दोस्तों एस स्टीवेंस ने कहा था कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन का समय होता है। ऑप्शन दिया है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित भी, अनिश्चित भी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मापन का जो समय होता है वो निश्चित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन दिया है पाठ्य वस्तु पर, उद्देश्य पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मापन होता है वो उद्देश्य पर आधारित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन है और ऑप्शन दिया है साध्य, साधन, शिक्षण सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मूल्यांकन शिक्षण सामग्री नहीं है हमारा और साधन भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साध्य, यानी कि जो मूल्यांकन है वह एक साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसके जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3, यानी कि जो मूल्यांकन के सोपान होते हैं वो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? और ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों मूल्यांकन के 5 प्रकार होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन है। ऑप्शन दिया है साध्य, साधन, शिक्षण सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मापन है वो मापन एक प्रकार का साधन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन है द्विध्रुव प्रक्रिया,
त्रिध्रुव प्रक्रिया, चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों ब्लूम के अनुसार जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं वो 3 होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रकार हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन दिया है 5, 4, 6, 3। तो दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य 6 प्रकार के होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 3। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। दोस्तों जो भावात्मक उद्देश्य है वो 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन 2 शब्दों के योग से बना है। ऑप्शन है मूल्य और अंकन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हमारा मूल्य भी है और अंकन भी है, दोनों को मिला करके मूल्यांकन बना है, तो सही उत्तर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन का कार्य है। ऑप्शन है निदान, पूर्वकथन, साफल्य, ये सभी। तो दोस्तों जो मापन का कार्य होता है वो निदान भी होता है, पूर्वकथन भी होता है और साफल्य भी होता है, तो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रकृति है। ऑप्शन है गुणात्मक, परिमाणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मूल्यांकन की प्रकृति है वो गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन दिया है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। तो दोस्तों जो अच्छे परीक्षण होते हैं, अच्छे परीक्षण की विशेषता है कि उसमें विश्वसनीयता भी होता है, उसमें वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा इतिहास शिक्षण का आखिरी क्वेश्चन होगा कि चरों के मुख्य प्रकार है, और ऑप्शन दिया है सतत चर, असतत चर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सतत के मुख्य प्रकार होते हैं, जो चरों के मुख्य प्रकार होते हैं वो सतत चर भी होता है और असतत चर भी होता है, तो जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं हम अर्थशास्त्र शिक्षण की विधियाँ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से लगभग आने की पूरी संभावना है, इसमें से मतलब हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन लगभग आ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा अर्थशास्त्र से होगा। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विषय है। ऑप्शन दिया है व्यक्तिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र है वो हमारा व्यवहारिक विषय है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, स्टुअर्ट मिल, जेबीसे, वाकर। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है वो जेबीसे का है। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है, तो सही उत्तर है हमारा हो जाएगा जेबीसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है मार्शल, रोसर, रॉबिन्स, प्रोफेसर पिगू। तो दोस्तों अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है, यह जो कथन है ये प्रोफेसर पिगू का है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर पिगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में इस प्रकार के नियमों का भी निर्माण किया जाता है, किस प्रकार के नियम का? तो ऑप्शन दिया हुआ है जटिल, व्यक्ति विशेष, सार्वभौमिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में कभी कभी हम सार्वभौमिक नियमों का भी निर्माण किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र है। ऑप्शन दिया है कला, विज्ञान, कला व तथा विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र है वो कला भी है और विज्ञान भी है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कला तथा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों को पवित्रता, संतोष और मुक्ति धन से ही प्राप्त होती है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है चाणक्य,
वाकर, महर्षि शुक्र, एडम स्मिथ। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है मनुष्यों को पवित्रता, संतोष और मुक्ति धन से ही प्राप्त होती है, ये महर्षि शुक्र ने कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शिक्षण के व्यवहारिक महत्व को कितने भागों में बांटा गया है? और ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत महत्व, सामाजिक महत्व, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र शिक्षण के जो व्यवहारिक महत्व है वो व्यक्तिगत महत्व में बांटा गया है और सामाजिक महत्व में भी बांटा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म या सद्गुण और आनंद धन से ही मिलते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है जेबी से, चाणक्य, वाकर, एडम स्मिथ। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है धर्म या सद्गुण और धन से ही प्राप्त मिलते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य। दोस्तों चाणक्य ने कहा था कि जो धर्म या सद्गुण और आनंद है वो धन से ही प्राप्त होते हैं, धन से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सहसंबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है हर्बर्ट ने, स्पेंसर ने, स्मिथ ने, कामथ ने। तो दोस्तों शिक्षा में जो सहसंबंध का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो हर्बर्ट ने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो समन्वय होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। समन्वय से किस विशेष लक्षण की संभावनाएं बढ़ती है? ऑप्शन दिया है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, अस्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो समन्वय है, समन्वय से अधिगम स्थानांतरण की संभावना अधिक बढ़ती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन दिया है विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, श्रम के प्रति संरचनात्मक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना के विकास, ये सभी। तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान देना भी होता है, श्रम के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण देना भी होता है, राष्ट्रीय भावना का विकास करना भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? और ऑप्शन दिया है परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता, ये सभी। तो दोस्तों जो माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य है वो परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान भी है, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी है और लोकतंत्र की आवश्यकता भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि है? ऑप्शन है रॉबर्ट मेगर विधि, क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उद्देश्य है उसको व्यवहारिक रूप में लिखने की जो विधि है वो रॉबर्ट मेगर विधि भी है और क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर विधि भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया? और ऑप्शन है ड्यूकर, ब्लूम, रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर। तो दोस्तों जो सैन्य अनुदेशन है उसको व्यवहारिक रूप में लिखने का जो प्रयास किया है वो रॉबर्ट मिलर ने किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उद्देश्यों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में रुचि ली है? ऑप्शन दिया है रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, ड्यूकर और ब्लूम। तो दोस्तों जो उद्देश्यों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष को व्यवहारिक रूप में लिखने की जो अधिक रुचि ली है वो ली है रॉबर्ट मिलर ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रॉबर्ट मेगर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, रॉबर्ट मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की अधिक रुचि ली? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया है वो है ड्यूकर, रॉबर्ट मिलर, ब्लूम और रॉबर्ट मेगर। तो दोस्तों क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने में जो अधिक रुचि दिखाई है वो रॉबर्ट मिलर ने दिखाई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक कुशलता का विकास उद्देश्य है? ऑप्शन है पूर्व माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उच्च माध्यमिक स्तर, यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर आर्थिक कुशलता का विकास का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लेखक हैं? ऑप्शन दिया है गिलफोर्ड, ब्लूम, मेगर, कैथवाल। तो दोस्तों जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के जो लेखक हैं वो ब्लूम हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा BS ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM संबंधित है? ऑप्शन दिया है मूल्यांकन के वर्गीकरण से, उद्देश्यों के वर्गीकरण से, मापन के वर्गीकरण से, पाठ्यपुस्तक के वर्गीकरण से। तो दोस्तों RCEM उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देश्यों के वर्गीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्य उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन दिया है व्यापक, सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिनिष्ठ। तो दोस्तों जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन दिया है फ्रोबेल, मुनरो, गोल्डस्मिथ, हार्न। तो दोस्तों पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, ये जो कथन है ये कथन है फ्रोबेल का। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? और ऑप्शन दिया है क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, निहित अनुभव का सिद्धांत। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है वो है निहित अनुभव का सिद्धांत। जिसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निहित अनुभव का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र का सार है? और ऑप्शन दिया है स्थानीय अर्थशास्त्र, प्रांतीय अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ये सभी। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र का सार है वो स्थानीय अर्थशास्त्र भी है, प्रांतीय अर्थशास्त्र भी है और राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल स्रोत है? और ऑप्शन दिया है भौतिक वस्तुएं, मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित अभिलेख, ये सभी। तो दोस्तों अर्थशास्त्र शिक्षण की स्रोत की जो मूल स्रोत है वो भौतिक वस्तुएं भी हैं, मौखिक विवरण भी है और लिखित या मुद्रित अभिलेख भी है। जिसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में, और ऑप्शन दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, संपूर्ण से अंश की ओर चलते हैं और अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जो आगमन विधि होता है इसमें हम उदाहरणों की सहायता से नियम को बनाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, ये हमारा सही है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि में ऑप्शन दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर और अंश से पूर्ण की ओर। तो दोस्तों निगमन विधि में हम हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर ही चलते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि छात्र केंद्रित विधि नहीं है? ऑप्शन दिया है प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है व्याख्यान विधि, ये छात्र केंद्रित विधि नहीं है। इसमें शिक्षक एक वक्ता के रूप में कार्य करता है और बाकी जो छात्र होते हैं वो श्रोता के रूप में चुपचाप बैठे रहते हैं। तो जो हमारा व्याख्यान विधि है वो एक छात्र केंद्रित विधि नहीं है, ये अध्यापक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? और ऑप्शन दिया है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, ये सभी। तो दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं से हमारा शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और भावात्मक विकास भी होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। ऑप्शन दिया है पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सभी। तो दोस्तों शिक्षा प्रक्रिया का पाठ्यक्रम भी अंग है, पाठ्य पुस्तक भी अंग है और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। और ऑप्शन दिया है छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, अवकाश का सदुपयोग, ये सभी। तो दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना भी होता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना भी होता है, अवकाश का सदुपयोग करना भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं हैं? और ऑप्शन दिया है कृषि कार्य, भ्रमण, विज्ञान क्लब, पर्यटन। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है पर्यटन, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि जबकि ये कृषि कार्य भी हमारे हैं, भ्रमण भी है और विज्ञान क्लब भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यटन। दोस्तों और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? ऑप्शन दिया है सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का, सहयोग की भावना का, छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का, ये सभी का। तो दोस्तों पर्यटन से छात्रों में सौंदर्यानुभूति क्षमताओं का भी विकास होता है, सहयोग की भावना का भी विकास होता है, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष के तथा भावात्मक पक्ष का भी विकास होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों एक आवश्यक सूचना, बहुत ही जल्द हम ईपी टेट और सीटेट के लिए भी बैच शुरू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।